नमस्कार दोस्तों, इंडिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की क्लास में अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित दो महत्वपूर्ण देशों से रिलेटेड एक संकट को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिसमें काफ़ी जटिलताएं हैं। वो क्राइसिस काफ़ी लंबे समय से चर्चा में है और वहाँ पर लाखों लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। पहले वो एक ही देश था, अब वहां पर दो देश हैं। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप के देश सूडान और दक्षिण सूडान के बारे में कि सूडान और दक्षिण सूडान किस प्रकार से पहले अलग अलग थे, कैसे फिर एक हुए और वर्ष 2011 के बाद सूडान से अलग होकर दक्षिणी सूडान एक नया देश बन गया है। नया देश बनने के बाद कौन से संकट पैदा हुए हैं, और साथ ही साथ आपको पता होगा सूडान में एक तो है दक्षिणी सूडान और एक सूडान। सूडान में पिछले 30 वर्षों से एक तानाशाही राष्ट्रपति थे, ओमर हसन अल बशीर। वर्ष 2018 में उनके खिलाफ एक लंबा आंदोलन शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व महिलाओं ने किया, और वो आंदोलन उनके खिलाफ इतना बड़ा कि अंत में वर्ष 2019 में सूडान की सेना ने ओमर हसन अल बशीर को उनके पद से हटाकर गिरफ्तार कर लिया और वर्तमान में सेना के हाथ में वहां की सत्ता है। इसलिए सूडान लगातार चर्चा में है। इसी बीच दक्षिण सूडान के अंदर सिविल वार चल रहा है, वहां पर गृह युद्ध चल रहा है, जिसके कारण भारत सरकार ने अपने नागरिकों को वहां से बाहर निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया, जिसे ऑपरेशन संकट मोचन का नाम दिया है। तो सूडान और दक्षिण सूडान की जो कहानी है वो काफी कुछ इतनी जटिलताओं से भरी है, और समानता ये है कि जैसे भारत से भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश बने, और भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की कहानी अगर किसी अफ्रीकी व्यक्ति को सुनाई जाए तो शायद उसको समझने में टाइम लगेगा, क्योंकि यहां पर भी जटिलताएं बहुत ज़्यादा थी। वैसे ही सूडान और दक्षिण सूडान की जो कहानी है, जब मैं आपको सुनाऊंगा तो थोड़ी सी जटिलता आपको लग सकती है, लेकिन मैं उसको एग्जामिनेशन पॉइंट से काफ़ी बिंदुओं में तोड़कर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन इस बात का शुरुआत से आप ध्यान रखें कि आज की तारीख में सूडान और दक्षिण सूडान दो अलग अलग स्वतंत्र राष्ट्र हैं। तो कहानी हम शुरू करें उससे पहले मैं चाहूंगा कि हम सबसे पहले इसका भूगोल जो है उसको समझने का प्रयास करें। तो इसका जो भूगोल है वो सबसे पहले भूगोल जो है वो आप देखिए सूडान और दक्षिण सूडान का। आप लोग ध्यान रखना कि सूडान अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश था। सूडान जो है सबसे पहले ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये मान लीजिए अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका महाद्वीप का ये पश्चिमी भाग, और ध्यान रखना आप लोग कि अफ्रीका का जो उत्तर पश्चिमी भाग है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट है। अफ्रीका का नॉर्थ वेस्ट पार्ट कौन सा होगा? ये नॉर्थ और ये वेस्ट। तो यहां पर ये आप देखोगे, ये आ गया लाल सागर, ये अरब प्रायद्वीप। तो यहां पर ये पार्ट जो आप देख रहे हो, ये रेड सी है, ये लाल सागर है, रेड सी, लाल सागर। और यहां पे आप जानते हो कि इसी भाग को काट करके स्वेज नहर बनाई गई है, जो बेसिकली भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से। अब इसी पार्ट के अंदर यहां पर एक देश है जो पहले अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश हुआ करता था, और उसी देश का नाम है सूडान। तो जो आप मैप देख रहे हो, ये मैप बेसिकली है सूडान का। अब सबसे पहले सूडान जब देखोगे तो सूडान 2011 से पहले एक ही देश हुआ करता था, और इस सूडान की सीमाएं जो है आप देखोगे, उत्तर में इसकी बाउंड्री इजिप्ट के साथ लगती थी। इजिप्ट कहते हैं मिस्र को, और मिस्र भी आपको पता है लंबे समय तक उपनिवेश रहा है किसका? ब्रिटेन का। तो इजिप्ट, और इसके बाद ये आ गया सूडान। और ध्यान रखना आज का मैप क्या है
कि आज की तारीख में ये जो पार्ट है, ये वाला हिस्सा, इसको नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं दक्षिणी सूडान, साउदर्न सूडान, जिसकी राजधानी जुबा है। ये दक्षिणी सूडान जो है, ये पार्ट आप देखोगे तो ये वर्ष 2011 में एक नया देश बना। वर्ष 2011 में एक नया देश बना। कौन सा? दक्षिणी सूडान, जिसकी राजधानी जुबा है, JUBA, जुबा है। और इस पूरे क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वो है विक्टोरिया झील से निकलने वाली नील नदी जो है, वो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट रिवर मानी जाती है। ध्यान रखना, व्हाइट नील और ब्लू नील का संगम जो है सूडान की राजधानी खार्तूम के अंदर होता है। व्हाइट नील और ब्लू नील का संगम जो है सूडान की राजधानी खार्तूम में होता है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं कि विभाजन से पहले सूडान, पूरा सूडान लैंडलॉक देश नहीं था। इसकी सीमाएं लाल सागर से लगती हैं, लाल सागर से लगती थी, और सूडान अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश था। लेकिन वर्ष 2011 में सूडान से अलग होकर दक्षिण सूडान एक स्वतंत्र देश बन गया। और दक्षिण सूडान जब स्वतंत्र देश बना तो ये दक्षिण सूडान को आप देख रहे हो कि बेसिकली दक्षिणी सूडान एक लैंड लॉक कंट्री बन गया है, अर्थात दक्षिण सूडान की सीमाएं समुद्र से नहीं लगती है। ये इसका सबसे कमजोर बिंदु है। लेकिन इसका सबसे प्लस पॉइंट क्या है वो आप ध्यान रखना कि सूडान जो था वो तेल में काफी संपन्न देश माना जाता है, और सूडान की इकोनॉमी का बेस जो है वो तेल हुआ करता था, खनिज तेल। और ये भी आप ध्यान रखना, जहां जहां तेल है वहां वहां लड़ाई है। तो यहां पर आप देखोगे कि जो सूडान के तेल भंडार थे वो बेसिकली दक्षिण में थे। इसलिए जब सूडान से दक्षिण सूडान अलग देश बना तो दक्षिणी सूडान के अंदर अधिकांश तेल के कुएं चले गए। मतलब दक्षिणी सूडान लैंडलॉक जरूर है, लेकिन दक्षिणी सूडान के पास ही सूडान के जो बहुसंख्यक तेल के कुएं थे, अधिकांश तेल के कुएं जो थे वो दक्षिणी सूडान में आ गए। इन लोगों ने जानबूझकर उस समय जो ऑयल रिफाइनरी बनाई वो सब की सब उत्तर में बनाई ताकि यहां से तेल सप्लाई किया जा सके। तो आप देखो, ऑयल रिफाइनरी जो बनी वो तो सब की सब है उत्तर के अंदर, और जो तेल के क्षेत्र है वो दक्षिण सूडान के अंदर है। एक चीज और वो ये है कि जो आप सूडान ऊपर वाला देख रहे हो, इस सूडान के ऊपर वाला पार्ट जो है उसका एक वेस्टर्न पार्ट है, उस वेस्टर्न पार्ट को कहते हैं दारफुर। उस वेस्टर्न पार्ट को कहते हैं दारफुर। और कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, दारफुर संकट से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज दारफुर क्राइसिस? तो देखो, क्राइसिस नंबर 1 आप देखोगे, क्राइसिस नंबर 1 दक्षिणी सूडान, क्राइसिस नंबर 2 दक्षिण सूडान के अंदर आजादी के बाद भी वहां पर गृह युद्ध चल रहा है, और यह भयंकर गृह युद्ध है। 2013 से लेकर अभी तक वहां सिविल वार चल रहा है। कहां पर? दक्षिणी सूडान के अंदर। फिर दूसरा संकट दारफुर क्राइसिस क्या है, दारफुर संकट क्या है। और तीसरा बिंदु जो हमें समझना है, वो तीसरा पॉइंट है कि जो एकीकृत सूडान था तब से 1989 से विभिन्न पदों पर रहते हुए 1993 में इस देश के राष्ट्रपति बने ओमर हसन अल बशीर। वो ओमर हसन अल बशीर जो हैं वो उनका तख्ता पलट हो गया है वर्ष 2019 में, और इसका तख्ता पलट कराने पहले महिलाओं के नेतृत्व में क्रांति हुई और सेना ने फिर कब्जा कर लिया। तो वर्ष 2019 में सूडान इसलिए चर्चा में आया है कि वहां पर सूडान के राष्ट्रपति जो 30 वर्षों से वहां पर सत्ता में थे, उनकी सरकार का तख्ता पलट दिया गया। उस व्यक्ति का नाम है ओमर हसन अल बशीर। तो और इसके साथ साथ कुछ और पॉइंट्स भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस पूरे जंजाल को समझने के लिए हमें थोड़ा सा सूडान का इतिहास पढ़ना जरूरी होगा। पढ़ क्या रहे हैं हम? एक तो वर्ष 2011 में, ध्यान रखना, 2011 में
नया देश बना दक्षिणी सूडान। एक तो हम ये पढ़ेंगे कि दक्षिणी सूडान कैसे बना, दक्षिणी सूडान कैसे बना, साउदर्न सूडान। दूसरा हम पढ़ेंगे कि दारफुर संकट क्या है, दारफुर क्राइसिस क्या है। तीसरा हम पढ़ेंगे ओमर हसन अल बशीर कौन है, जो वर्तमान में चर्चा में चल रहे हैं, ओमर हसन अल बशीर। और जब पढ़ेंगे तो ये एक देश की कहानी है जो अब मैप पर दो है। ध्यान रखना, आज की तारीख में सूडान और दक्षिण सूडान दो अलग अलग देश हैं। साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि ओमर हसन अल बशीर, जिनका वर्ष 2019 में वहां की सेना ने तख्ता पलट दिया है, उसका कारण क्या है। और ओमर हसन अल बशीर के खिलाफ वर्ष 2009 में ही अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय जो द हैग में है, उसने इन्हें युद्ध अपराध के लिए इनके खिलाफ वारंट जारी किया हुआ है, जिसके कारण इनकी गिरफ्तारी का संदेशा बहुत पहले से था। तो ये 3 बिंदु है, लेकिन काफी जटिलताओं को लिए हुए हैं, तो हम उसको एकदम सरलीकृत भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमने समझा कि जिस सूडान की हम बात कर रहे हैं वो सूडान अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश था, लेकिन वर्ष 2011 में जब सूडान से अलग होकर दक्षिणी सूडान एक स्वतंत्र देश बन गया, तब ये सबसे बड़ा देश नहीं रहा है। वर्तमान में अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है, जो उत्तर में है। अल्जीरिया जो है यहां पे पड़ेगा, अल्जीरिया जो सबसे बड़ा देश है आज की तारीख में अफ्रीका महाद्वीप का, अल्जीरिया। अब सबसे पहले एक एक चीज को समझते हुए हम आगे बढ़े तो 3 चीजें पढ़ेंगे। एक तो दक्षिणी सूडान कैसे बना, दूसरा दारफुर क्राइसिस क्या है जो उत्तरी सूडान में चल रहा है, तीसरा दक्षिणी सूडान में गृहयुद्ध शुरू हो गया है, और चौथा सूडान के राष्ट्रपति ओमर हसन अल बशीर को वहां की सेना ने हटा दिया है, जो पिछले 30 वर्षों से लगातार इस देश के राष्ट्रपति बने हुए थे। तो हम इसकी पूरी कहानी को मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा कि सूडान और दक्षिण सूडान की ये प्रॉब्लम क्या है। तो आप देखिए, सबसे पहले ये प्रॉब्लम शुरू कहां से हुई, तो उसको देखने के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों पर ध्यान देना होगा। क्या? सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना कि ये अफ्रीका महाद्वीप अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और जहां जहां पर ब्रिटिश सत्ता में रहे वहां वहां आज प्रॉब्लम है। जैसे हम कहते हैं जहां जहां आग है वहां वहां धुआं है, ऐसे ही जहां जहां ब्रिटिश सत्ता में रहे वहां वहां आज संकट है। आप कहीं चले जाइए, इजराइल फिलिस्तीन ब्रिटिश उपनिवेश, भारत पाकिस्तान ब्रिटिश उपनिवेश, सूडान दक्षिणी सूडान ब्रिटिश उपनिवेश, मतलब जहां जहां ब्रिटिश रहे वहां आज भी क्राइसिस चल रहा है। तो इस क्रम में सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि सूडान के उत्तर पश्चिम में एक बहुत महत्वपूर्ण देश है जिसका नाम है इजिप्ट। इजिप्ट इस देश का नाम है, इजिप्ट। और इजिप्ट जो है वो अफ्रीका महाद्वीप के सबसे मॉडर्न कंट्रीज में से एक माना जाता है। इसी इजिप्ट से लगता हुआ एक देश है जिसका नाम है, ये आ गया सूडान। और आप लोग ध्यान रखना कि पहले ये सूडान और दक्षिणी सूडान अलग अलग देश थे, मतलब ये था उत्तरी सूडान और ये था दक्षिणी सूडान, ये दोनों अलग अलग देश थे। नॉर्दर्न सूडान और साउदर्न सूडान अलग अलग देश थे। ये कब की बात है? तो पहले आप ये देखो, पहला बिंदु कि ब्रिटेन और इजिप्ट मिलकर, ब्रिटेन और इजिप्ट ने मिलकर लंबे समय तक शासन किया, मिलकर लंबे समय तक इन दोनों देशों ने, मतलब ब्रिटेन का शासन था इजिप्ट पर, और फिर इजिप्ट थोड़ा मॉडर्न कंट्री बना तो ब्रिटेन ने इजिप्ट को साथ में लिया
और ब्रिटेन और इजिप्ट ने मिलकर लंबे समय तक शासन किया और किसके ऊपर? तो इन्होंने उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान पर शासन किया। उस समय जिस समय इन दोनों पर शासन किया, उस समय उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान दो अलग अलग देश थे। और ये घटना कब से कब तक की है? तो ये घटना बेसिकली 1899 से 1899 से लेकर 1956 तक जो है इन्होंने शासन किया है। कुल मिला के एक लाइन में मैं कहूं तो ये कह सकता हूं कि उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान दो अलग अलग स्वतंत्र देश हुआ करते थे और इन दोनों देशों पर मिलकर शासन किया है ब्रिटेन और इजिप्ट ने। और कब तक? 1956 तक। 1956 तक। अब 1956 तक उन्होंने शासन किया और 1956 के बाद सूडान आजाद हो गया। मतलब सूडान जो आजाद हुआ है, सूडान आजाद कब हुआ? सूडान आजाद हुआ 1956 में। 1956 में सूडान आजाद हुआ। और आपको पता है जैसे भारत 1947 में आजाद हुआ, लेकिन भारत में हिंदू मुस्लिम जो दंगे थे वो बेसिकली 1945 से शुरू हो गए थे। कि पहले लग गया था कि ऐसा होगा, तो सिविल वार जो है वो पहले रूप ले लेता है। तो ऐसे आप लोग ध्यान रखना कि ब्रिटेन और इजिप्ट ने मिलकर लंबे समय तक सूडान के दो भूभागों पर अपना शासन किया और 1956 में ब्रिटेन ने फाइनली सूडान को आजाद कर दिया। लेकिन सूडान को जब आजाद किया, जैसे भारत को आजाद किया 1947 में, तो भारत को आजाद किया, लेकिन भारत और पाकिस्तान दो पार्ट हो गए। जो पहले यूनिफाइड थे, पहले एक थे। लेकिन सूडान के संदर्भ में ये बात जस्ट उल्टी हुई। और क्या कि यहां पर सूडान को आजाद किया, लेकिन उसके दोनों भागों को एक कर दिया। मतलब 1956 से ये पूरा एक एकीकृत सूडान बन गया। ये एकीकृत सूडान बन गया, इंटीग्रेटेड सूडान बना। अब जब इंटीग्रेटेड सूडान बना तो ये है नॉर्दर्न सूडान और ये है साउदर्न सूडान। आप लोग ध्यान रखना कि जो नॉर्दर्न सूडान है, उत्तरी सूडान जो है, वहां पर अरब मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। मतलब कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि उत्तरी सूडान के अंदर मुस्लिम मेजॉरिटी में है, जबकि जो दक्षिणी सूडान है उसमें ईसाई और प्लस ट्राइबल्स जो है, और ट्राइबल्स भी कहते हैं यहां पर 50 से ज्यादा ट्राइबल्स है दक्षिण सूडान के अंदर। तो नॉर्दर्न सूडान और साउदर्न सूडान को मिलाकर एक इंटीग्रेटेड सूडान बना और वो इंटीग्रेटेड सूडान जो बना, उस इंटीग्रेटेड सूडान को 1956 में इन्होंने आजाद कर दिया, जबकि पहले ये सूडान दो भागों में ऑलरेडी बटा हुआ था। तो कुल मिला के हम इतिहास इसका शुरू करते हैं कि कुल मिला के एक शब्द में कहूं तो सूडान भी ब्रिटिश कॉलोनी था और ब्रिटिश ने फूट डालो और राजकरो की नीति के तहत यहां पर शासन किया। और शासन करते समय जब आजाद किया 1956 में, तब इसने एकीकृत सूडान का निर्माण कर दिया। बाकी सब जगह तो उल्टा किया, उसको डिवाइड किया और यहां एक किया है। अब जब एक किया तो जाहिर सी बात है कि ये लोग जो है, दक्षिण के लोग उत्तर के लोगों की सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे और यहां पर सिविल वार शुरू हो जाएगा। अब आप देखिए कि जैसे ही 1956 में सूडान आजाद हुआ, लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं हमेशा कि कोई भी जो बड़ी घटना होती है, उस बड़ी घटना की पृष्ठभूमि पहले से ही तैयार हो जाती है। जैसे भारत 1947 में आजाद हुआ, तो ऐसा थोड़ी हो कि सुबह रात को सुबह सुबह उठते आजाद हो गए। एक पूरा लंबा मूवमेंट चला उसके बाद में। तो ऐसे ही जब ऐसा हुआ तो सूडान के अंदर बेसिकली सिविल वार शुरू हो गया, सूडान में गृह युद्ध शुरू हो गया। तो आप देखिए
सूडान में गृह युद्ध शुरू हो गया। सूडान में सिविल वार शुरू हो गया। और सिविल वार किसे कहते हैं? जब किसी देश के लोग आपस में ही लड़ते हैं तो इस घटनाक्रम को सिविल वार के नाम से जाना जाता है। अब ये जो सिविल वार सूडान में हुआ, ये किस में हो रहा है? एकीकृत सूडान के अंदर। ये मान लीजिए वो सूडान है, एक साथ मैंने लिखा। तो इस एकीकृत सूडान के अंदर ये हुआ और बेसिकली इसका जो लड़ाई था ये नॉर्थ वर्सेस साउथ की लड़ाई थी। नॉर्थ वर्सेस साउथ की लड़ाई थी। तो यहां पर ये जो सिविल वार हुआ, इस सिविल वार को हम 2 चरणों में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट फेज जो था, फर्स्ट फेज किसका? सिविल वार का। तो पहला चरण सिविल वार का शुरू हुआ है 1955 से लेकर 1972 तक। आपके दिमाग में आएगा कि सर आजादी 1956 में हुआ था। यस, उससे एक साल पहले ही यह पता लग चुका था कि उत्तरी सूडान और दक्षिण सूडान को एक कर रहे हैं। इसलिए इनके बीच में सिविल वार की शुरुआत तो आजादी से पहले ही हो गई। 1955 से 1972 तक सूडान के उत्तर और दक्षिण के लोग आपस में लड़े, जिसमें उत्तर में अरब मुस्लिम मेजॉरिटी में थे, जबकि दक्षिण में क्रिश्चियन प्लस 50 से ज्यादा ट्राइबल्स। और ध्यान रखना, दक्षिण सूडान की स्थिति और कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि वो जो ट्राइबल्स वहां पर है उनकी आपस में नहीं बनती है, तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है। आप देखिए, जब सूडान एक देश बना 1956 के अंदर, उससे एक साल पहले यहां पर सिविल वार शुरू हो गया। सिविल वार था नॉर्थ वर्सेस साउथ के अंदर। और कहते हैं कि जो पहला फेज चला उसमें 5 लाख लोग इस देश में मारे गए। 5 लाख लोग यहां पर मारे गए। अब जो सेकंड फेज शुरू हुआ, दूसरा चरण, वो कहते हैं कि सेकंड फेज जो है वो सूडान में सिविल वार का शुरू हुआ 1983 से 2005 के बीच में। 1983 से 2005 के बाद में सेकंड चला और कहते हैं कि इस फेज में सूडान में 20 लाख लोग मारे गए। आप अंदाज लगाइए कि आज की तारीख में कोरोना संकट की वजह से पूरी दुनिया में अब तक 3 लाख से ज्यादा लोग मारे गए हैं। हाहाकार मचा हुआ है। और केवल एक देश में, और वही आपके देखते देखते, कोई बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। और आपको ध्यान रहे, अभी दक्षिण सूडान में सिविल वार चल रहा है, अभी चल रहा है। तो मैं कहना चाह रहा हूं 1983 से 2005 के बीच में 20 लाख लोग मारे गए। इसलिए 2000 यहां की सत्ता ने समझौता करने की बात कही और वर्ष 2005 में एक समझौता हुआ जिसे नाईवासा समझौता के नाम से जानते हैं। नाईवासा एक जगह का नाम है, तो उस आधार पे नाम पड़ा नाईवासा समझौता, नाईवासा एग्रीमेंट। तो आपको वापस रिपीट करता हूं कि सूडान जैसे ही बनकर तैयार हुआ, उत्तरी सूडान और दक्षिण सूडान को मिलाकर, तो उसी के साथ सूडान के अंदर सिविल वार शुरू हो गया। सिविल वार का मतलब गृह युद्ध। और यह गृह युद्ध उत्तर वर्सेस दक्षिण के बीच में था और इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। उत्तरी सूडान के अंदर अरब मुस्लिम बहुसंख्यक थे, जबकि दक्षिण सूडान के अंदर ईसाई और ट्राइबल्स जो है वो बहुसंख्यक थे। अब इनका जो सिविल वार चला वो बेसिकली पहले चरण में 5 लाख लोग मारे गए और दूसरे चरण में 20 लाख लोग मारे गए। सेकेंड फेज के बाद यह तय हुआ कि सिविल वार को कैसे करके रोका जाए। इसको रोकने के लिए वर्ष 2005 में उत्तर और दक्षिण के बीच में एक समझौता हुआ। उस समझौते को हम क्या कहते हैं? नाईवासा समझौता। अब आपके दिमाग में आएगा पहला क्वेश्चन कि सर नाईवासा समझौता कब हुआ? तो हम इसको अलग से एक बार फिर देखते हैं। नाईवासा समझौता, नाईवासा एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट बेसिकली कब हुआ
तो वर्ष 2005 में हुआ। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका ऑब्जेक्ट क्या था? तो उद्देश्य था सूडान में गृह युद्ध को रोकना, सिविल वार को रोकना। फिर आपका आएगा कि यह समझौता किसके मध्य हुआ? तो फिर यह समझौता जो है बेसिकली दो पक्षों के बीच में हुआ। किसके पक्ष में होगा? एक तो जिसके हाथ में सत्ता है, और सत्ता किसके हाथ में थी? तो जाहिर सी बात है, मतलब सूडान सरकार। और सूडान सरकार का मतलब होगा उस समय जो उत्तर के लोग हैं, मतलब मुस्लिम बहुसंख्यक लोग जो थे ना, उनके हाथ में सूडान की सत्ता थी। और उनका रिप्रेजेंटेटिव जो था वो बेसिकली था ओमर हसन अल बशीर। इसके हाथ में सत्ता थी, ओमर हसन अल बशीर। और ओमर हसन अल बशीर सत्ता में कब से है? तो ध्यान रखना, 1989 में ये विभिन्न पदों पर रहते हुए 1993 में सूडान का राष्ट्रपति बना, और 1993 से 2019 तक, और 2019 में इसी ओमर हसन अल बशीर के खिलाफ तख्ता पलट हुआ है। ये दूसरी घटना है। आप अगर इंटर रिलेट करके पढ़ोगे तो ज्यादा मजा आएगा। ओमर हसन अल बशीर, यही व्यक्ति इस देश का राष्ट्रपति कब से है? 1993 से 1993 से लेकर 2019 लेटेस्ट चल रहा है। हाल ही में इसको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन यहां की सत्ता की चाबी इसके हाथ में 89 से है। 89 से विभिन्न पदों पर रहते हुए 1993 में बना। तो मैं पहले इसको खत्म करूं। सूडान में नाईवासा समझौता हुआ 2005 में। यह समझौते का उद्देश्य क्या था? सूडान में गृह युद्ध को रोकना। और किसके बीच में? सूडान की सरकार। और सूडान की सरकार का मतलब यहां पर सूडान की सरकार किसके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम कर रही है? तो उत्तरी क्षेत्र के लिए। हालांकि सूडान की जो सरकार थी पूरे सूडान की थी, लेकिन उसमें रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय का है, इसलिए किसका हो जाएगा? उत्तरी क्षेत्र का। और जो साउथ में है उस समय जो दक्षिणी भाग है, मतलब दक्षिण भाग किसका? सूडान का, जिसको आज की तारीख में हम दक्षिणी सूडान ही कहते हैं। वहां पर एक मिलिशिया कहते हैं जो हिंसक गतिविधियों को अंजाम देता हो, मिलिशिया, मिलिटेंट्स ग्रुप से। वहां पर उस मिलिशिया का नाम था SPLM। क्या नाम था उसका? SPLM। और SPLM का फुल फॉर्म क्या होगा? तो फुल फॉर्म होगा सूडान पीपल्स लिबरेशन मूवमेंट के नाम से था। सूडान पीपल्स लिबरेशन मूवमेंट के नाम से ये SPLM था। और इस SPLM का मुखिया था साल्वा कीर मयारडिट। ये बेसिकली इस जो दक्षिण भाग के अंदर जो उत्तरी भाग से आजादी के लिए जो संघर्ष करने वाला सबसे बड़ा समूह था, उसकी लीडरशिप कर रहा था SPLM, सूडान पीपल्स लिबरेशन मूवमेंट। और इस सूडान पीपल्स लिबरेशन मूवमेंट का चेयरमैन था साल्वा कीर मयारडिट। कुल मिला के मैं कहूं कि सूडान की सरकार और दक्षिणी सूडान के रिप्रेजेंटेटिव SPLM के बीच में एग्रीमेंट कब हुआ? तो आपका उत्तर होगा वर्ष 2005 के अंदर। इस समझौते को नाम क्या दिया गया? तो इसी एग्रीमेंट का नाम था नाईवासा समझौता। और नाईवासा समझौते का सबसे अहम बिंदु क्या था? तो यहां पर हम इसको लिखें कि सबसे मेन पॉइंट क्या है। सबसे मेन पॉइंट क्या है? तो इन दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ कि 6 वर्ष बाद, और कुछ बुक्स में लिखा 5 वर्ष बाद, लेकिन आप 6 मान लीजिए, 6 वर्ष बाद दक्षिणी सूडान में जनमत संग्रह कराया जाए। या मैं ऐसे कह दूं
कि सूडान के दक्षिणी भाग में जनमत संग्रह कराया जाए, रेफरेंडम कराया जाए। यह तय हुआ किसमें? नाईवासा समझौते में। कुल मिलाकर मैं ऐसे कह सकता हूं कि दक्षिणी सूडान सूडान के साथ रहेगा या नहीं रहेगा, इसका फैसला कोई ना करे, बल्कि दक्षिणी सूडान में रहने वाले लोगों पर छोड़ दिया जाए और उसकी तैयारी की जाए। इसलिए नाईवासा समझौते के तहत वर्ष 2011 में दक्षिण सूडान में जनमत संग्रह हुआ, दक्षिण सूडान में रेफरेंडम हुआ, और आपको शायद जानकर हैरानी हो कि उस जनमत संग्रह में बहुसंख्यक लोग, मतलब 50% से ज्यादा, लगभग आप मान लीजिए जब वोटिंग हुई तो 90% से भी ज्यादा लोगों ने कहा कि हम सूडान से अलग होना चाहते हैं। इसलिए जनमत संग्रह हुआ, और उस जनमत संग्रह के आधार पर वर्ष 2011 में ये हुआ था जनवरी के अंदर, रेफरेंडम हुआ जनवरी में। उस रेफरेंडम के आधार पर जुलाई 2011 में एक नया देश बन गया, एक नया देश बना जिसे हम कहते हैं दक्षिणी सूडान। तो कुल मिलाकर आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि सूडान से अलग होकर एक नया देश बन गया जिसे हम कहते हैं दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान, आप यह भी कह सकते हो विश्व का नवीनतम देश कौन सा है, द लेटेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो उत्तर होगा दक्षिणी सूडान। और किस महाद्वीप का है? तो अफ्रीका महाद्वीप का है। कैसा देश है? लैंडलॉक कंट्री है, क्योंकि इसकी सीमाएं लाल सागर से नहीं लगती हैं। लेकिन प्लस पॉइंट क्या है कि इसके पास तेल के अपार भंडार हैं इस देश के पास, जिस पर चीन की नजरें टिकी हुई हैं। यह भी आप ध्यान रखना। अब हम आगे बढ़े कि जो नया देश बना दक्षिणी सूडान, जो साउदर्न कंट्री दक्षिणी सूडान बना, इस दक्षिणी सूडान का, इसकी राजधानी कौन सी बनी दक्षिणी सूडान की? तो इसकी राजधानी बनी जूबा। इसकी राजधानी कौन सी बनी? जूबा। और फिर आपके दिमाग में होगा कि सर दक्षिणी सूडान का राष्ट्रपति कौन बना? तो थोड़ा सा आप देख लीजिए पूरे को, वापस में इसको अब रिपीट नहीं करूंगा, जस्ट मैंने समझाया है। वर्ष 2011 में एक नया देश एग्जिस्टेंस में आया जिसे दक्षिणी सूडान कहते हैं, लेकिन 2011 में आए दक्षिण सूडान के लिए संघर्ष जो है वो लगभग 60 साल तक चला, तब जाके दक्षिण सूडान बना है। और ये सब कुछ ब्रिटेन की दूरदर्शिता के कारण ज्यादा हुआ, क्योंकि उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीतियां अपनाई। यहां से आगे बढ़ें। अब जब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो दो देश से ध्यान रखना आज की तारीख में, क्योंकि दक्षिणी सूडान को बने हुए 9 साल हो चुके हैं, इसलिए दो देश हम एक साथ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप कहीं कंफ्यूज मत होना। तो दक्षिणी सूडान, साउदर्न सूडान, अगर ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, और ये स्वेज कैनल वाला रास्ता, ये अरब प्रायद्वीप, तो यहां पर ये आपका होगा दक्षिणी सूडान, जो कि एक लैंडलॉक कंट्री बना है। ये जो है एक लैंडलॉक कंट्री बना है, इसी का नाम है दक्षिणी सूडान। और आपको पता है कि जस्ट नीचे यहां पर विक्टोरिया झील है, इसी विक्टोरिया झील से निकलती है व्हाइट नील, और यही नील नदी अंत में जाकर भूमध्य सागर में गिरती है। हम सब लोग जानते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी। ये नील नदी दो धाराओं से मिलकर बनती है, इसका नाम है व्हाइट नील, और इस साइड में है ये
ब्लू नील, व्हाइट नील और ब्लू नील से मिलकर बनती है कौन? नील नदी। इसमें जहां पर नील नदी का संगम होता है व्हाइट और ब्लू का, उस जगह पर सूडान की राजधानी खार्तूम है। मतलब उत्तरी सूडान जो है उसकी राजधानी खार्तूम है। और खार्तूम में किन दो नदियों का संगम होता है? तो उत्तर होगा व्हाइट नील और ब्लू नील का। लेकिन आपसे पूछे कि जो दक्षिण सूडान है उसके पानी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? तो उसके पानी का सबसे बड़ा सोर्स व्हाइट नील है। इसलिए व्हाइट नील को दक्षिण सूडान की लाइफ लाइन भी कहते हैं। दक्षिण सूडान की लाइफ लाइन भी कहते हैं। यह भी आप लोग ध्यान रखना। अब दक्षिण सूडान कब बना? तो हो जाएगा आपका वर्ष 2011 के अंदर। और ये जब बना तो तभी 193वां मेंबर बना। किसका? यूनाइटेड नेशन का, संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य कौन है? तो दक्षिण सूडान है। दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? तो जुबा है। और दक्षिण सूडान जो है, मैंने कहा, बार बार मैं कह रहा हूं, उत्तर में मुसलमान ज्यादा है, दक्षिण के अंदर ईसाई और ट्राइबल्स ज्यादा है, जनजातियां ज्यादा है। वो जो जनजातियां हैं, उन जनजातियों में दो जनजाति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें दो ट्राइबल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसमें? दक्षिण सूडान के अंदर। दक्षिण सूडान में दो जनजातियां सबसे अहम हैं। और वो है, आप लोग ध्यान रखना, वो दो जनजातियां हैं दिनका और न्यूर। उन दो जनजातियों का नाम है दिनका और न्यूर। तो आप लोग ध्यान रखना। मैं अब दक्षिण सूडान को एंड कर रहा हूं। इसका मैंने सिर्फ स्टोरी ये बताई जहां से एग्जाम में आ सकता है कि सूडान से दक्षिण सूडान कैसे बना, कब बना? 2011 में। यूनाइटेड नेशन का कौन सा मेंबर है? 193वां मेंबर है। इसकी राजधानी कौन सी है? उत्तर होगा जुबा। इसकी लाइफ लाइन किस नदी को कहते हैं? तो व्हाइट नील को इसकी लाइफ लाइन कहा जाता है। दक्षिण सूडान की दो इंपॉर्टेंट ट्राइबल्स कौन सी हैं? तो दिनका और न्यूर है। 35% दक्षिण सूडान में दिनका है और न्यूर जो है वो 15% है। यह भी बिंदु आप यहां पर ध्यान रखेंगे। इसलिए वर्ष 2011 में जब दक्षिण सूडान के अंदर, साउदर्न सूडान के अंदर जो अंतरिम सरकार बनी, उस अंतरिम सरकार में सभी जनजातियों का रिप्रेजेंटेशन हो, इसके लिए यह तय किया गया कि यार ऐसी सरकार बनाए जिसमें सबका रिप्रेजेंटेशन आ जाए। तो यहां पर दिनका समूह से ही माने जाते हैं SPLM के सबसे बड़े नेता, जिनका नाम है साल्वा कीर मयारडिट। ये सबसे बड़े लीडर है किसके? दिनका जनजाति के। और यही वर्ष 2011 में दक्षिण सूडान के राष्ट्रपति बने। यही जो है दक्षिण सूडान के राष्ट्रपति बने। और जो न्यूर कम्युनिटी है, उस न्यूर कम्युनिटी से राइक मचार को बनाया गया। राइक मचार RIEK MACHAR, इसको बनाया गया उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। कब बने? 2011 के अंदर। राष्ट्रपति कौन बना? साल्वा कीर मयारडिट, जो मिलिटेंट ग्रुप SPLM के सबसे बड़े नेता थे। और SPLM के दूसरे सबसे बड़े नेता थे राइक मचार। अब आप देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट उससे भी ज्यादा, कि सत्ता में आने के बाद दक्षिण सूडान की लड़ाइयां खत्म नहीं हुई हैं। पहली बात तो दक्षिण सूडान का सूडान के साथ संघर्ष चल रहा है। यहां पर ये आ गया दक्षिणी सूडान और ये आ गया सूडान। एक तो लड़ाई चल रही है सूडान के साथ। क्यों? क्योंकि दक्षिण सूडान की जो उत्तरी सीमा है, मतलब सूडान और दक्षिण सूडान की सीमा है, उस पर कई तेल क्षेत्र हैं, जैसे हैग्लिक क्षेत्र।
उसको लेकर सूडान और दक्षिण सूडान के बीच में युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही है रुक रुक कर। और दूसरा, और उससे इंटरेस्टिंग सुनना आप, क्या हुआ कि दिसंबर 2013 की घटना है, मतलब सूडान की आजादी के कितने साल बाद, मात्र 2 साल बाद की घटना है। और घटना क्या है कि साल्वा कीर मायार्डिट ने, जो कि दिनका समूह से हैं, दिनका ट्राइबल से हैं, उन्होंने न्यूर जनजाति के राइक मचार पर यह आरोप लगाया कि वो उनको मरवाना चाहते हैं, और इसके लिए वो बाकायदा कॉन्स्पिरेसी या षड्यंत्र कर रहे हैं। इसको लेकर इन दोनों में मतभेद हुआ, और मतभेद हुआ तो साल्वा कीर मायार्डिट ने राइक मचार को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर सेना तैनात करा दी। इससे इस देश में ये दोनों ट्राइबल आपस में लड़ पड़ी है। मतलब दिनका जाति के साल्वा कीर मायार्डिट और न्यूर जनजाति के राइक मचार के समर्थकों के अंदर संघर्ष शुरू हो गया है। और इन दोनों के समर्थकों के अंदर संघर्ष शुरू होने का मतलब सूडान से अलग हुआ दक्षिण सूडान, और दक्षिण सूडान फिर एक प्रकार के सिविल वार में फंस गया है। मतलब दक्षिण सूडान जो 2011 में बना, वहां पर 2013 में ही इन दोनों नेताओं की आपस की नासमझी के कारण वहां पर फिर एक प्रकार का सिविल वार शुरू हो गया है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि दक्षिण सूडान में जनजातियां हैं, वो ट्राइबल्स 50 से ज्यादा ट्राइबल्स हैं, जिसमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइबल्स हैं, दिनका और न्यूर। और इंपॉर्टेंट रिलीजन की बात करें तो साउथ में ईसाई धर्म बहुसंख्यक हैं। इन दोनों के कारण यहां के लोग आपस में लड़ रहे हैं। दक्षिण सूडान में सबसे बड़ी संपत्ति मानी जाती है गाय को। ध्यान रखना आप लोग, गाय केवल भारत में नहीं, दक्षिण सूडान के अंदर भी गाय एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मानी जाती है। और दक्षिण सूडान के लोग जब अपनी गायों को लेकर निकल रहे हैं तो AK-47 साथ में है। और यहां पर जो काउ स्ट्रगल हुआ उसमें 5000 लोग मारे गए हैं, 5000 लोग मारे गए हैं केवल मवेशी को लेकर जो युद्ध चल रहा है वहां पर। तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि दक्षिण सूडान में फिर सूडान से अलग हुआ दक्षिण सूडान, पहले वहां सिविल वार, अब दक्षिण सूडान की 2 ट्राइबल्स आपस में लड़ रही है। कौन सी? दिनका और न्यूर। और उसके कारण भी काफी संकट जो है साउदर्न सूडान में पैदा हो गया है, और इसका फायदा कहीं ना कहीं कोई बाहर की शक्तियां उठाएगी, ये तय है। तो ये बिंदु आपको समझ में आना चाहिए। एग्जाम के पॉइंट से आप लोग ध्यान रखना कि दक्षिण सूडान के अंदर भी हमारे NRI मतलब भारतीय लोग वहां पर काम कर रहे हैं। तो 2013 में जब ये शुरू हुआ तो 2014-15 तक इसने अपना पीक रूप ले लिया। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने वहां फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था, यह आपको UPSC प्री एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना कि दक्षिण सूडान में हुए सिविल वार, दक्षिण सूडान में शुरू हुए सिविल वार में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने जो ऑपरेशन चलाया, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन संकट मोचन। ऑपरेशन संकट मोचन भारत सरकार ने किस देश में चलाया? दक्षिण सूडान में। किसको निकालने के लिए? तो NRIs को निकालने के लिए। ऑपरेशन संकट मोचन, इसका आप ध्यान रखोगे। तो ये दोस्तों, ये पूरा पार्ट था आपका दक्षिण सूडान से। अब हम मेन सूडान पे वापस आते हैं। इस मेन सूडान के अंदर देखो, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं थोड़ा सा, ये अफ्रीका महाद्वीप और इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर यहां पर एक देश जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश था, लेकिन आज उसके 2 हिस्से हैं। उस अफ्रीका महाद्वीप का ये जो देश है, इसी को हम कहते हैं सूडान। इसकी एक कहानी मैं आपको सुना चुका हूं। अब हम दूसरे पॉइंट पे आ रहे हैं जो अभी चर्चा में है,
अब वो दूसरा पॉइंट चर्चा में क्या है कि जो सूडान है, ये आज की तारीख में 2011 के बाद में तो अलग अलग देश दो बन चुके हैं, लेकिन पहले तो एक ही था ना, 2011 से पहले तो एक ही था। तो इस सूडान में एक्चुअल में क्या हुआ कि 1985 में यहां के जो राष्ट्रपति थे, 1985 में यहां के राष्ट्रपति थे नुमेरी। 1983 में यहां के राष्ट्रपति थे नुमेरी। कहां के? सूडान के। उस नुमेरी नामक राष्ट्रपति ने 1983 में सूडान में इस्लामिक शरीयत कानून लागू कर दिया। इसका मतलब होता है कि इस्लामिक हिसाब से स्टेट का संचालन किया जाएगा। यही कारण है कि दक्षिण सूडान के लोग और ज्यादा नाराज हो गए, मतलब उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। इसलिए 1983 में जो राष्ट्रपति नुमेरी थे, उन्होंने जब सूडान के अंदर इस्लामिक शरीयत कानून लागू किया तो देश में अव्यवस्था फैल गई। देश में अव्यवस्था फैली और इन्हीं अव्यवस्थाओं के अंदर आप लोग ध्यान रखना, 30 जून 1989 को 30 जून 1989 को 89 को एक स्टार्टिंग डेट है। ओमर हसन अल बशीर जो उस समय सेना के विभिन्न पदों पर थे, ये देश के विभिन्न पदों पर होते हुए, मतलब मैं कह रहा हूं कि इस्लामिक शरीयत कानून लागू हुआ, देश में अव्यवस्था फैली। उस अव्यवस्था फैलने के बाद 30 जून 1989 को ओमर हसन अल बशीर जो सेना के अंदर काफी बड़े पद पर थे, उन्होंने इस पूरी स्थिति का फायदा उठाया और 1989 से देश के विभिन्न उच्च पदों पर रहते हुए फाइनली 1993 में ओमर हसन अल बशीर सूडान के राष्ट्रपति बन गए। सूडान के राष्ट्रपति बन गए। कब? 1993 के अंदर, 1993 में। और मैंने एक बात कही थी अभी थोड़ी देर पहले, सूडान में जो सेकंड फेज सिविल वार का शुरू हुआ है वो 1983 शुरू हुआ था। वो इसलिए भड़का क्योंकि इस्लामिक शरीयत को लागू करने का प्रयास किया था। शरीयत के हिसाब से, इस्लामिक शरीयत के हिसाब से देश चलेगा, इसका दक्षिण के लोगों ने और ज्यादा विरोध किया, क्योंकि विरोध तो पहले से कर रहे थे वो। अब मैं कह रहा हूं क्या कि पूरे सूडान में जो अव्यवस्था फैली उसका फायदा किस एक व्यक्ति ने उठाया, तो वो व्यक्ति था ओमर हसन अल बशीर। ओमर हसन अल बशीर किस समुदाय से था? तो ये बेसिकली अरब मुस्लिम था। अरब मुस्लिम का मतलब ये सऊदी अरब का नहीं है। अरब मतलब अरबी भाषा से, अरबी लैंग्वेज बोलने वाला मुस्लिम, अरब मुसलमान है ये। और ओमर हसन अल बशीर 89 से इस देश की सत्ता में कहीं ना कहीं से है, लेकिन इस देश का तानाशाही राष्ट्रपति कब बना? तो 1993 में। और इसी राष्ट्रपति ने कहीं ना कहीं सूडान का सिविल वार भी देखा है, और 83 से 2005 का जो मेन सिविल वार हुआ वो इसी व्यक्ति ने देखा है। और 2005 का नाईवासा समझौता हुआ था सूडान और दक्षिण सूडान में, वो इसी ओमर हसन अल बशीर के समय में हुआ। और 2011 में सूडान से अलग होकर जो दक्षिण सूडान बना वो भी ओमर हसन अल बशीर के समय बना है। लेकिन 2011 में जब दक्षिण सूडान इस सूडान से अलग हो गया तो इस देश की अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत तेल जो था वो दक्षिण में चला गया। जब दक्षिण में चला गया तो 2011 के बाद सूडान की हालत खराब होने लगी। सूडान की हालत खराब होने लगी और यही वो समय है कि इनके पास थोड़ा बहुत अगर तेल था भी, तो आप सब लोग इस बात को समझते हो कि 2014 से 2020 को पूरी दुनिया में इस रूप में याद रखा जाएगा कि इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें काफी कम हुई है। हालांकि भारत में तो बढ़ी है,
लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर तेल की कीमतें कम हुई हैं। और तेल की कीमत कम होने से मैंने आपको समझाया था वेनेजुएला संकट, आज अरब देशों में संकट पैदा हो रहा है। ईरान में संकट है तेल के कारण, क्योंकि एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों का कम होना और दूसरा प्रतिबंधों का लागू होना। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि 2011 के बाद इस देश के हालात, आर्थिक हालात और ज्यादा बिगड़ गए। किसके? सूडान के। अब ऐसे करते करते आ गया 2016। 2016 में तेल की हालत तो वैसे कमजोर, और इस देश में वस्तुओं के मूल्य बहुत अधिक बढ़ गए। लोगों का ब्रेड खरीदना महंगा हो गया। इसलिए कहते हैं कि वर्ष 2018 में जब सूडान के अंदर आम वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी, तो स्पेशली ब्रेड को लेकर, सूडान में ब्रेड की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार विरोधी प्रदर्शनों का सिलसिला दिसंबर 2018 में शुरू हो गया। और धीरे धीरे इस प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया, और इस प्रदर्शन में 2/3 जो पार्टिसिपेंट्स थी वो महिलाएं थी। आप देखिए, जिस ओमर हसन अल बशीर ने सोचा था कि मेरी सत्ता को कोई नहीं हिला सकता, ब्रेड की बढ़ती हुई कीमतों ने इसकी सत्ता को हिला दिया। और ब्रेड की बढ़ती हुई जो कीमत थी, उस मूवमेंट का वर्ष दिसंबर 2018 से उस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो महिलाओं ने उसकी लीडरशिप ली। और ऐसे करते करते आ गया 2019। 2019 के अंदर ये जो ओमर हसन अल बशीर का जो आंदोलन चल रहा था, इस आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया। तो ओमर हसन अल बशीर ने कहा, ये तो दारफुर के विद्रोही हैं, ये तो दक्षिण के विद्रोही हैं। 2 शब्द बोले उसने, दारफुर के विद्रोही, उसको भी मुझे आपको समझाना पड़ेगा। और दक्षिण के विद्रोही मतलब दक्षिण सूडान के लोग इसमें शामिल हैं। लेकिन हकीकत में यह थी कि उत्तरी सूडान के लोग भी ओमर हसन अल बशीर के सत्ता से उकता चुके थे। इसलिए सूडान जो उत्तरी भाग है, उसमें ओमर हसन अल बशीर के खिलाफ जबरदस्त मूवमेंट शुरू हुआ, और उसने हिंसक जब रूप ले लिया, तब सेना को बीच में आना पड़ा। और आप लोग ध्यान रखना कि इस बीच जो घटना हुई है वो हुई है 11 अप्रैल 2019। ध्यान रखना, 11 अप्रैल 2019 को, 2019, और ये टाइमिंग जब होगा लगभग 30 साल, क्योंकि 89 से ये किसी न किसी पद पर है। हकीकत में राष्ट्रपति बना है 93 से, लेकिन सत्ता में इसके पास चाबी 89 से है। तो लगभग 11 अप्रैल 2019 को 30 वर्षों से सत्ता में रहे ओमर हसन अल बशीर को सेना ने इसकी सरकार का तख्ता पलट दिया है, और सूडान के अंदर तानाशाही शासन का अंत हो गया है। तानाशाही शासन का अंत हो गया है, और हम कल्पना करते हैं और आशा करते हैं कि सूडान में एक नया सवेरा होगा। लेकिन फिलहाल वहां पे सत्ता जो है वो बेसिकली सेना के हाथ में है, वो अंतरिम सरकार है, उसके हाथ में है। हम आशा करेंगे कि जल्द से जल्द सूडान के अंदर हालात सामान्य हो, अन्यथा इस देश में सिविल वॉर फिर भयानक रूप ले सकता है। और वो किसको लेकर? सत्ता को लेकर। उत्तरी सूडान के अंदर ओमर हसन अल बशीर को हटा दिया गया है। दक्षिण सूडान नया देश बन गया है, लेकिन वहां पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो बने, उनके बीच की जो कंट्रोवर्सी थी, उसके कारण उस देश में हिंसा है। इसलिए चाहे सूडान हो चाहे दक्षिण सूडान हो, आज की तारीख में दोनों में ही राजनीतिक अस्थिरता है, जो वैश्विक शांति के लिए एक प्रकार का खतरा बन सकती है। तो यह चीज भी मैंने आपको समझाने का यहां पर प्रयास किया। अब उसके बाद में एक बिंदु में आपको और समझाना चाहूंगा। तीन पॉइंट मैंने अभी तक समझाए आपको। पहला पॉइंट, सूडान से दक्षिण सूडान बनने की कहानी और दक्षिण सूडान में वर्तमान में चल रहा सिविल वॉर। दूसरा, ओमर हसन अल बशीर का राष्ट्रपति बनने से लेकर
उसके खिलाफ 2019 में सेना द्वारा तख्ता पलट करना। और तीसरा पॉइंट और है, उसको आप समझने का प्रयास करना। वो प्रयास क्या है? देखो, ये जो सूडान है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश हुआ करता था सूडान, जो 2011 में डिवाइड हो गया। आज की तारीख में अल्जीरिया सबसे बड़ा देश है। अब बनने के बाद आप देख लीजिए, ये पार्ट, ये तो हो गया दक्षिण सूडान, साउदर्न सूडान। और आपको पता है कि जहां बीमारी होती है वहां 10 बीमारियां और आती हैं। तो ये जो सूडान, जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट सूडान, इस सूडान का ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा किसका हिस्सा है? सूडान का। सूडान के इसी हिस्से को कहा जाता है दारफुर। अब प्रश्न आपके पास में होगा और आपसे पूछा जाएगा कि दारफुर संकट से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज दारफुर क्राइसिस? तो आप लोग ध्यान रखना कि दारफुर जो है, दारफुर जो है, दारफुर सूडान का पश्चिमी प्रांत है, जहां फर, जगावा और मसालिक जनजातियां निवास करती हैं। फर, जगावा और मसालिक जनजातियां निवास करती हैं। ये सभी जनजातियां जो है, ये अश्वेत मुस्लिम हैं, अश्वेत मुसलमान हैं। हो सकता है थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत आए। क्या सर, आपने कहा था कि सूडान के उत्तरी भाग में मुसलमान ज्यादा है? यस सर। सूडान के दक्षिण भाग में आपने कहा क्रिश्चियन और ट्राइबल्स ज्यादा है? यस, ये भी सही है। अब एक चीज और समझना कि जो सूडान का उत्तरी भाग, जिसको आज हम सूडान कहते हैं, जो अलग देश है उत्तर वाला, उस सूडान के जो मुस्लिम है वो भी दो प्रकार के हैं। एक तो अरब मुस्लिम, जिसका राष्ट्रपति है ओमर हसन अल बशीर, और एक दारफुर प्रोविंस है। इस दारफुर प्रोविंस के अंदर कुछ जनजातियां हैं जिनका नाम है फर, जगावा और मसालिक, और ये कैसे हैं? अश्वेत मुसलमान हैं, मतलब कन्वर्टेड मुस्लिम है। ये दोनों क्या सर, ये अश्वेत नहीं है, दोनों ही ब्लैक मुस्लिम है, लेकिन ये अरबी लैंग्वेज बोलते हैं और ये ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल से मुसलमान बने हैं। तो ये हो गए अरब मुसलमान, मतलब इस साइड में ये जो है, ये बेसिकली हो गए अरब मुसलमान। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो आपने देखा कि किस प्रकार से दारफुर के बारे में मैंने आपको समझाया। दारफुर बेसिकली सूडान का एक पश्चिमी प्रांत है, जहां पर फर, जगावा और मसालिक जनजातियां यहां पर निवास करती हैं। और ये सब के सब कौन है? तो ये बेसिकली अश्वेत मुसलमान, अश्वेत मुस्लिम्स हैं, अश्वेत मुसलमान हैं। और जो सूडान की सत्ता में ज्यादा डोमिनेंट है वो अरब मुसलमान है। और ध्यान रखना कि दारफुर के अंदर रहने वाली ये अश्वेत मुसलमान एक तो लंबे समय से सूडान से अलग होने की मांग भी कर रहे हैं, साथ ही साथ अरब मुसलमान जो है वो बेसिकली इनके संसाधनों पर कब्जा भी करना चाहते हैं। हद तो तब हो गई जब अरब मुसलमानों ने जंजाविड नामक एक मिलिशिया था, मिलिटेंट संगठन, जंजाविड नामक संगठन के माध्यम से अश्वेत मुसलमानों पर हमले करवाए। मतलब ये जो मिलिटेंट ग्रुप था, जिसको सपोर्ट किसका मिला हुआ था? अरब मुसलमान का। और अरब मुसलमानों का नेता कौन है? तो होगा ओमर हसन अल बशीर। ओमर हसन अल बशीर ये बेसिकली अरब मुस्लिम है। तो ओमर हसन अल बशीर को अरब मुसलमानों का सपोर्ट प्राप्त। अरब मुसलमानों का संगठन है जंजाविड। जंजाविड एक हिंसक संगठन है, मिलिटेंट ग्रुप माना जाता है। और इस जंजाविड ने दारफुर में जाकर के बहुत सारे फर, जगावा और मसालिक जनजातियों को मारा है। यहां तक कि जंजाविड को सूडान की आर्मी ने भी सहयोग किया है, ऐसा माना जाता है, जिसके कारण लाखों ये जनजातियों के लोग
यहाँ पर मारे गए हैं और बहुत सारे लोग जो है यहाँ से देश छोड़कर भाग गए हैं। तो ये जो दारफुर के लोग हैं ये बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं। यहाँ पर आप मैप में देखना कौन सा देश है, तो देश होगा चाड, CHAD, चाड नाम का देश है, जहाँ पर हजारों की संख्या में ये लोग शरणार्थियों के रूप में बसे हुए हैं। इस संकट को दारफुर क्राइसिस कहा जाता है। इस संकट को क्या कहा जाता है? दारफुर संकट। और इस संकट का संबंध किस देश से है? सूडान से है। और ऐसा हुआ तब राष्ट्रपति कौन थे? ओमर हसन अल बशीर। तो आप कहोगे सर क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सो गया है? यस, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस दृष्टिकोण से सो ही गया है। यूनाइटेड नेशन ने कोई बड़ी भूमिका यहां पर अदा नहीं की है। अमेरिका जो है, USA जो है, वो 1998 से ही सूडान का विरोधी है। यहां तक कि 1998 के आसपास अमेरिका ने 2 मिसाइल दागकर यहां पर अटैक भी किया था। तो कुल मिला के मैं कहना चाहूं कि एक तीसरी प्रॉब्लम और है सूडान के अंदर। उस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? दारफुर संकट या दारफुर क्राइसिस। दारफुर क्राइसिस क्या है? तो उत्तर होगा दारफुर सूडान का पश्चिमी प्रांत है, जहां फर, जगावा और मसालिक जनजातियां निवास करती है। ये सब के सब अश्वेत मुसलमान हैं। इन अश्वेत मुसलमानों पर ये आरोप लगाया जाता है कि ये अलगाववादी मूवमेंट चला रहे हैं। इसके कारण अरब मुसलमानों द्वारा समर्थित जंजाविद नामक संगठन के माध्यम से इन पर कई हमले हुए हैं, जिसके कारण कई लोग मारे गए हैं और कई शरणार्थियों के रूप में आसपास के देशों में हैं। इस संकट को दारफुर संकट कहा जाता है। और इस संकट के बाद आप लोग ध्यान रखना, यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा कि ओमर हसन बशीर इस युद्ध अपराध के लिए दोषी है। ओमर हसन अल बशीर जो है वो इस युद्ध अपराध के लिए दोषी है। और वर्ष 2009 और 2010, मतलब 2 लगातार साल के अंदर, 2009 और 2010 के अंदर 2 लगातार सालों में यहां पर इनके खिलाफ जो है, इनके खिलाफ ICC ने गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं कि ओमर हसन अल बशीर को गिरफ्तार किया जाए। ICC क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, जो कहां पर है? नीदरलैंड की राजधानी द हेग में। द हेग में 2 कोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस, जो यूनाइटेड नेशन का है, और एक है ICC। उसने ओमर हसन अल बशीर के खिलाफ वारंट जारी कर रखा है। और अप्रैल 2019 में फिर एक घटना हुई और उस घटना के तहत ओमर हसन अल बशीर, जिनके प्रेसिडेंट रहते हुए उनके खिलाफ वारंट जारी हुए, उन्हीं को वहां की सेना ने अप्रैल 2019 में उनका तख्ता पलट दिया है। इस कारण से सूडान वापस चर्चा में है। साथ ही साथ दक्षिण सूडान जो नया देश बन गया, वहां पर भी गृहयुद्ध चल रहा है। तो पूरी कहानी का ब्यौरा मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आप लोग ध्यान रखना, आप हर प्रकार से देखना कि नील नदी कहां से गुजरती है, खार्तूम जो सूडान की राजधानी है वो किन 2 नदियों के संगम पर है, दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है, दक्षिण सूडान यूनाइटेड नेशन का मेंबर बना तो कौन सा मेंबर बना है, इन तमाम चीज़ों का विश्लेषण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आज दोस्तों ये पाठ इतना ही। कल हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।